नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम छायावादोत्तर युग में प्रमुख प्रवृत्तियों और प्रगतिवाद तक चर्चा कर चुके हैं। अब प्रगतिवाद के बाद हम प्रयोगवाद पर कुछ चर्चा करेंगे, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि प्रयोगवाद वास्तव में है क्या। हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग से लेकर प्रगतिवाद तक आते आते कविता में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। जो कविता हम किसी भी इस काल में या हम देखें कि छायावादी काल में या छायावादोत्तर काल में देखते हैं, वो अपने पहले की कविता से किसी न किसी रूप में अलग रही है। तो यदि हम प्रयोगवाद की बात करें तो यह कविता भी अपने युग की अपने से पहले के युग की सभी कविताओं से बहुत स्तरों पर भिन्न है। चाहे वह काव्य की प्रेरणा भूमि की बात हो, अंतर्दृष्टि की बात हो, कविता के कथ्य की बात हो, कविता में प्रयोग किए गए उपकरणों की बात हो, कविता किस विचारधारा पर आधारित होकर, किस विचारधारा को आधार बनाकर काव्य लिखा गया हो उसकी बात हो, या फिर भाषा, बिंब, मिथक, प्रतीक, उपमान, लय, छंद, शैली इत्यादि, इन सभी मायनों में जो प्रयोगवाद की कविता है वह अपने पहले के युगों से भिन्न प्रकार की कविता रही है। अब कविता का उद्देश्य केवल आनंदित करना या किसी को मुग्ध करना ही नहीं रहा, अपितु मानव का अपनी संपूर्णता में उसके समय और समाज के यथार्थ के साथ साक्षात्कार करना। कहने का अभिप्राय यह है कि मानव का जो समय और परिवेश और जिस समाज में वह रह रहा है, तो उस समाज में उसकी यथार्थ स्थिति क्या है, तो उस यथार्थ से साक्षात्कार कराना और मानव का संपूर्णता में अपने सामाजिक और समय के यथार्थ से साक्षात्कार कराना, ये कविता का उद्देश्य बन गया। मानव के किसी एक पक्ष को सम्मिलित करना कविता की विषय वस्तु नहीं रही, अपितु मानव का संपूर्णता में इस प्रकार से वर्णन करना कि उसके कोई भी पक्ष अछूता ना रहे। तो यह जो है कविता का उद्देश्य धीरे धीरे बनता जा रहा था। साहित्यकारों पर जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सब की विचारधारा का प्रभाव भी पड़ रहा था और इसके कारण उनकी जो साहित्यिक जो विचारधारा है, साहित्य में भी वह विचारधारा दिखाई देती है। और जो ये हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इनके समाजवादी दर्शन का प्रभाव हम देखते हैं। प्रमुख रूप से लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इत्यादि रचनाकारों पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस काल की कविता में लघु मानव को बहुत अधिक महत्व मिला है। इस काल में जो कविताएं लिखी गई या जो भी किसी प्रकार की रचनाएं लिखी गई, तो उनमें नायक के रूप में जो हम पुराने महाकाव्यों में देखते हैं, महाकाव्य परंपरा में देखते हैं कि बड़े ही महान नायक का एक प्रचलन था। तो वह महामानव या वह महानायक हम इस काल की कविता में नहीं देखते हैं। इस काल का जो एक प्रमुख नायक है वह लघु मानव है। वह अपनी सभी प्रकार के विशेषताओं, चाहे उन्हें हम तुच्छ कहें या चाहे हम उन्हें महान विशेषताएं कहें, उन सब से युक्त वह एक लघु मानव है। और ये जो कवि हैं, ये रचनाकार हैं, ये इसी लघु मानव की साधारणता में असाधारणता के दर्शन करते हैं। लघु मानव की जो साधारणता है
जो जिसको हम साधारण कहते हैं उसकी ही असाधारणता में विश्वास रखते हैं। प्रयोगवादी कविता की एक और विशेषता रही है कि इस पर बहुत सारे विचारधाराओं, बहुत सारे दर्शनों का प्रभाव पड़ा, लेकिन ये किसी भी एक दर्शन से, एक विचारधारा से बंधा हुआ नहीं रहा है। प्रभाव सभी का हमें इस पर दिखाई देता है, लेकिन यह नहीं है कि किसी एक विचारधारा से बंधकर ही इस काल में काव्य लिखा जा रहा था। मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी, क्षणवादी, यथार्थवादी, अति यथार्थवादी, इन सभी विचारधाराओं का किंचित प्रभाव हम प्रयोगवाद में अवश्य देखते हैं, प्रयोगवादी कविता में अवश्य देखते हैं, लेकिन यह नहीं है कि इनमें से किसी एक विचारधारा तक ही यह सीमित रह गया हो। जैसे हम पिछली कविताओं में देखते रहे हैं कि छायावाद में किस प्रकार से सूक्ष्म जो प्रकृति के सूक्ष्म चित्रण के द्वारा उस रहस्यवादी दर्शन और कई जो ऐसी प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं जिनको हम प्रमुख रूप से गिन सकते हैं, प्रगतिवाद में मार्क्सवाद या उस तरह के जो एक विद्रोह की भावना, अन्याय और शोषण के प्रति वैसी कविताएं हम देखते हैं जिनकी मुख्यता रही है। लेकिन प्रयोगवाद में ऐसी कोई मुख्य धारा हमें दिखाई नहीं देती है कि किसी एक ही जो विचारधारा है उसको हम मुख्य रूप में देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो जो सभी विचारधाराएं हैं उन सभी का प्रभाव दिखाई देता है, और यह नहीं है कि कोई एक विचारधारा इसमें मुख्य बन गई है। अब बात आती है कि छायावाद का प्रारंभ हम कब से माने। तो छायावाद का प्रारंभ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने एक तार सप्तक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, वह तार सप्तक निकाला था। तो उन्होंने 1943 में यह तार सप्तक निकाला था। इसमें उन्होंने 7 कवियों को सम्मिलित किया था, उनकी कविताओं को सम्मिलित किया था और उनके बारे में कुछ लिखा था। तो इस तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का एक तरह से औपचारिक प्रारंभ माना जाता है। और यदि देखा जाए तो अज्ञेय ने स्वयं भी या और बाद के आलोचकों ने स्वयं भी ये बताया है कि जो प्रयोगवाद है इसके प्रारंभ होने के, ऐसी कविताएं लिखने का कारण यह रहा कि जो छायावाद का सूक्ष्मतावादी सौंदर्य बोध और अशरीरी कल्पना थी, उसके विरोध में इन प्रयोगवादी कवियों ने इस प्रकार की कविताएं लिखना प्रारंभ किया था कि वे जो सौंदर्य बोध अति सूक्ष्म होता गया था और उनकी कल्पनाएं जो हैं वो बिल्कुल वायवी की जो हमारा संसार है, स्थूल संसार है, वस्तु जगत है, उससे बिल्कुल अलग होती गई थी और बिल्कुल अमूर्त कल्पनाएं होती गई थी। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम प्रयोगवाद के पनपने को देख सकते हैं। एक और बात हम देख सकते हैं कि जैसे हमने प्रगतिवाद के व्याख्यान में हमने ये बात जानी थी कि जो प्रगतिवादी रचनाकार है वह विषय वस्तु की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित रखता है, अपने जो विचार हैं उनको प्रकट करने की तरफ, कि वो जैसे भी बन पड़े अपने विचारों को प्रकट कर देता है। बहुत अधिक उन्होंने बल दिया था विषय वस्तु की तरफ। और प्रगतिवाद में यह भी कहा गया था कि जो साहित्यकार है उसे समाज के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, समाज या जनता से जुड़ी हुई कविताएं, जनता से जुड़ा हुआ काव्य लिखना चाहिए। तो ये जो 2 बातें थी, इनकी प्रतिक्रिया भी हमें प्रयोगवाद में देखने को मिलती है। प्रयोगवादी कवियों का कहना था कि आप इस प्रकार से रचनाकार को बांध नहीं सकते, इस प्रकार से रचनाकार की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते कि उसे ये कहें कि आपको समाज से जुड़ी हुई कविताएं ही लिखनी है। आप अपने अनुभव, जो अपने मन के जो भाव हैं उन भावों को ना लिखें। तो इस प्रकार से आप रचनाकार को सीमित नहीं कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं। और प्रयोगवादियों का यह भी कहना था कि जिस प्रकार से केवल विषय वस्तु को महत्व प्रगतिवादियों के द्वारा दिया गया और कला पक्ष, शिल्प पक्ष, रूप पक्ष की अवहेलना की गई,
तो प्रयोगवादियों का कहना था कि इस प्रकार से कला जो शिल्प पक्ष है कविता का, जो रूप पक्ष है कविता का, उसकी इस तरह से अवहेलना नहीं की जा सकती, बल्कि शिल्प का, रूप का और शैली का अपने आप में बहुत अधिक महत्व कविता के लिए रहता है। अज्ञेय जी ने जब तार सप्तक का प्रकाशन किया तो उसमें उन्होंने सर्वप्रथम लिखा कि ये जितने भी जो 7 कवि इस मैं तार सप्तक में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये 7 कवि राहों के अन्वेषी हैं। अन्वेषी मतलब खोजने वाला, ये अपनी राहें खोजने वाले हैं। ये राहों की खोज कर रहे हैं कि किन किन रास्तों से जो कविता लिखी जा सकती है, किन किन रास्तों पर चलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। उन्होंने स्वयं ही ये भी बताया था कि ये किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, ये तो बल्कि ये खोज कर रहे हैं कि किन किन रास्तों से चलकर, किन किन माध्यमों के द्वारा, या ये कहें कि किस किस शैली को अपनाकर और किन किन रास्तों को अपनाकर अपने भावों की अभिव्यक्ति की जाए, कविताएं लिखी जाए। तो इसीलिए इन्हें अज्ञेय ने राहों के अन्वेषी कहा है। और ये किसी एक मत से जुड़े हुए नहीं है, किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। और क्योंकि ये बस इनमें समानता और इनको एक मंच पर इसलिए लाया गया है क्योंकि ये सब एक दूसरे को बस जानते भर हैं, बाकी इनमें कोई भी समानता नहीं है। अज्ञेय जी 7 को इकट्ठा करके लेकर आए हैं, तो इस बारे में वो ये कहते हैं कि मैं इनको इकट्ठा इसलिए नहीं करा, एकत्रित इनको इसलिए तार सप्तक में नहीं किया गया कि ये किसी एक विचारधारा को मानने वाले हैं या इनमें कोई बात समान है, बल्कि ये तो इनमें समानता केवल एक ही है कि ये अन्वेषी हैं, ये अपनी राहों की खोज कर रहे हैं। और ये दावा नहीं करते कि हमने कविता की मंजिल को प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी तो ये केवल राहें ही खोज रहे हैं। साथ में अज्ञेय ने यह भी कहा कि मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि भाई वास्तव में रास्तों की खोज करने वाले यही 7 कवि हैं, इनके अलावा और कोई इस तरह का कवि नहीं है और सभी कवि घास छीलने वाले, मैं ऐसा दावा भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस केवल इतना कह रहा हूं कि ये 7 तो कम से कम राहों के अन्वेषी हैं। उनका कहना था कि ये कवि नए नए प्रयोग करके कविता में नए नए प्रयोग करके किस प्रकार से अपने कथ्य को, उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाए, तो ये कवि उस प्रकार के प्रयोग करने वाले कवि हैं। तो क्योंकि अब अज्ञेय जी ने स्वयं ही तार सप्तक की भूमिका में ये सब बातें लिख दी थी, तो जो आचार्य लोग थे उन आचार्यों ने तो इसको प्रयोगवाद नाम दे ही दिया, क्योंकि इस प्रकार की आलोचना की परंपराएं तब बड़े अच्छे ढंग से चलती थी, तो आचार्यों ने इसको प्रयोगवाद नाम दे दिया। इसके बाद दूसरा सप्तक सन 1951 में अज्ञेय जी के द्वारा प्रकाशित किया गया और उस दूसरे सप्तक की भूमिका में फिर से अज्ञेय जी ने जो तार सप्तक में बातें कही गई थी उन बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, न ही हम वादी रहे हैं और न ही हम हैं, और न ही प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। इसी तरह कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। देखिए अज्ञेय जी क्या कहना चाहते हैं कि वाद का अर्थ होता है विचारधारा। तो वो कहते हैं कि जिसको आचार्यों ने प्रयोगवाद नाम दिया है, अब अगर देखा जाए जिसके साथ वाद लग गया तो इसका मतलब क्या है कि वह एक विशिष्ट विचारधारा है। लेकिन अज्ञेय जी बाद में ये बात स्पष्ट करते हैं कि प्रयोग करना भी हमारा उद्देश्य नहीं है और हम किसी वाद से, किसी प्रकार की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं। और ये प्रयोग जो शब्द लगा दिया गया, ये कोई विचारधारा से संबंधित नहीं है कि हमने कोई आंदोलन चलाया है प्रयोग करने का। बस हमारा तो साध्य जो है
वह केवल इतना है कि हम अनेक जो रास्ते अभी खोजे नहीं गए हैं, अनेक जो अभी राहें हैं, जो कविता लिखने की राहें हैं, वे अभी खोजी नहीं गए हैं, हम तो उनकी खोज करने में लगे हुए हैं। आगे वे कहते हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, बल्कि वह तो एक साधन है। और एक साधन ही क्यों, बल्कि वह तो दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह उस प्रेषण की क्रिया और उसके लिए प्रयोग किए गए साधनों को जानने का भी साधन है। वस्तु और शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में प्रयोग बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है। देखिए, यहाँ पर अज्ञेय जी कहना चाहते हैं कि सत्य की बहुत प्रकार से व्याख्या की गई है, सबने अपने ढंग से सत्य की व्याख्या की है कि कविता में इस सत्य को व्यक्त किया जाना चाहिए, इस सत्य को व्यक्त किया जाना चाहिए। लेकिन अज्ञेय जी ये मानते हैं कि ये जो कवि हैं, जिसको लोगों ने प्रयोगवाद का नाम दिया है, ये अभी तक उस बात तक पहुंचे नहीं है कि कविता में किस सत्य को व्यक्त किया जाना चाहिए, कविता किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए। तो ये जो कवि हैं, जो राहों के अन्वेषी हैं, ये अभी इस बात की भी खोज कर रहे हैं कि किस सत्य को कविता में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए, और इस बात की भी खोज कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस सत्य को अभिव्यक्त किया जाए। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा ये बात समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और उसे अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ कि उसे आगे भविष्य में क्या बनना है, उसे कहाँ तक पहुँचना है, और उसे यह भी नहीं पता कि वह जो भी कुछ बनना चाहता है किस माध्यम से, किन साधनों से वह बनेगा। तो उसे अभी दोनों ही चीजें खोजनी है कि उसे क्या बनना है, उन सबका अन्वेषण करना है कि उसे क्या बनना है और किन माध्यमों का, किन राहों का प्रयोग करके वह उस सब को प्राप्त करेगा। तो ये कवि वैसे ही हैं, उन्हें अभी इस जो कविता का जो अभिव्यक्त सत्य होता है कि किस सत्य को अभिव्यक्त किया जाना चाहिए, उसका भी नहीं पता है, और किन साधनों के द्वारा उस सत्य को अभिव्यक्त किया जाए उसकी भी ये कवि अभी खोज कर रहे हैं। आगे अज्ञेय जी कहते हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग का हमारा कोई वाद नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक और बात कही जा सकती है कि प्रयोग हमेशा से होते आए हैं और प्रयोगों के द्वारा ही कोई भी रचनात्मक कार्य या कोई भी कला संसार में आगे बढ़ती है, क्योंकि जब तक प्रयोग होते रहेंगे तब तक कुछ नयापन किसी भी रचनात्मक में, किसी भी कला में आता रहेगा, और जब उसमें प्रयोग होना बंद हो जाएगा तो उसमें कुछ भी नयापन नहीं रहेगा। यही बात अज्ञेय जी कहना चाहते हैं कि इस प्रयोग के कारण ही, निरंतर प्रयोगशीलता के कारण ही कोई भी रचना या कोई भी कला या कोई भी रचनात्मक कार्य आगे बढ़ता रहा है। अज्ञेय जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह दावा करे कि मैंने जिंदगी भर कोई प्रयोग नहीं किया, तो वास्तव में वह यही कहना चाहता है कि उसने पूरा जीवन कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया। वे यह भी कहते हैं कि केवल प्रयोगशीलता ही किसी काव्य को या किसी रचना को महत्वपूर्ण नहीं बना देती। हमारे प्रयोग का पाठक और जो सहृदय व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग का कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्व तो उस सत्य का है जो प्रयोग के द्वारा अभिव्यक्त होता है, उद्घाटित होता है। देखिए, अज्ञेय जी स्वयं इस बात को कह देते हैं कि कविता में जो नवीन नवीन प्रयोग कवि करता है, कोई भी रचनाकार करता है, कोई भी सर्जक करता है, तो पाठक को उसके किए गए प्रयोग से कोई लेना देना नहीं होता और न ही उसका महत्व होता है। महत्व तो उस बात का होता है कि उस प्रयोग के द्वारा उसने किस सत्य को अभिव्यक्त किया है। आगे वे कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया है, तो हमारी जो अनुभूतियां हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनका भी क्षेत्र विकसित होता गया है और
हम अपनी अनुभूतियों को किस प्रकार अभिव्यक्त करें, उसके अभिव्यक्त करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाए वे उपकरण भी निरंतर विकसित होते गए हैं। यह तो कहा जा सकता है कि हमारे मूल राग विराग नहीं बदले। मूल राग विराग मतलब कि जैसे प्रेम क्रोध इत्यादि, तो प्रेम तो अब भी प्रेम है, क्रोध अब भी क्रोध है। अब देखना यह है कि प्रेम तो अब भी प्रेम है, घृणा अब भी घृणा है, और क्रोध अब भी क्रोध है। लेकिन जो ये राग विराग हैं, इन रागात्मक संबंधों की प्रणालियां बदल गई हैं। मनुष्य में जो क्रोध था वो तो यूं का यूं है, लेकिन जो उसका ये प्रेम क्रोध घृणा जो ये सब राग विराग हैं, इनका जो दूसरों के साथ संबंध है, समाज के साथ संबंध है, जिन प्रणालियों के आधार पर पहले ये राग विराग हम देखते थे, वे प्रणालियां अब बदल गई हैं। और क्योंकि कवि का प्रमुख संबंध इन्हीं रागात्मक प्रणालियों से, इन्हीं रागात्मक संबंधों से है, कवि की कविता में इन्हीं रागात्मक संबंधों का चित्रण होता है। तो जो कवि कर्म है, कवि कविता लिखने का कार्य, काव्य लिखने का जो कार्य है, तो कवि कर्म पर जो ये रागात्मक संबंधों की प्रणालियां बदली हैं, उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। और क्योंकि कवि कर्म पर इसका प्रभाव पड़ा है, तो कवि भी जिस राह पर चलकर जिस प्रकार के सत्यों को अपनी कविता में अभिव्यक्त करता था, वे तो दोनों ही राहें और वे दोनों ही सत्य ही, वो दोनों भी बदलने चाहिए। यदि हम प्रयोगवाद की विशेषताओं को देखें तो हम देख सकते हैं कि नंबर 1, किसी प्रकार की विचारधारा से मुक्ति। दूसरा, सत्य का अन्वेषण। तीसरा, व्यक्तिवाद। चौथा, बौद्धिकता का झूठा मुखौटा। पांचवा, परंपरा की ऐतिहासिक चेतना। छठा, प्रयोग का आग्रह। सातवां, चमत्कारी शिल्प में जड़ाऊ रूपवाद। आठवां, काव्य भाषा और संप्रेषण। नौवां, जटिल प्रतीक। 10वां, छंद और लय की जीवन के भीतर से पकड़ और लोक लयों का उपयोग। इन सब विशेषताओं को हम प्रयोगवाद में देख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जहां प्रगतिवादी कविता में बुभुक्षित यानी भूखे और शोषित लोगों के आक्रोश और असंतोष को अभिव्यक्ति प्रदान की, तो प्रयोगवाद ने आधुनिक शिक्षा से संपन्न युवकों के अनास्था, यंत्रणा और संदेह की मनोदशाओं का चित्रण किया। इसलिए हम प्रयोगवाद को मानव मन की निजी समस्याओं और चिंताओं का काव्य था। अब हम प्रयोगवाद की इन प्रवृत्तियों को थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। तो पहली जो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति हम देखते हैं वह है इसकी वैयक्तिकता की। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रगतिवादी कविता में किस प्रकार से जो समाज है उसको अधिक महत्व मिला। जो मनुष्य है, जो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की निजी भावनाएं क्या हैं, उस व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व किस हद तक जो है वो महत्व रखता है, उसका अपने व्यक्तित्व का क्या महत्व है, उस व्यक्ति के स्वयं के भाव क्या हैं, उन भावों को प्रगतिवादी जो कविता है उसने अधिक महत्व नहीं दिया। लेकिन प्रयोगवाद में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको अधिक महत्व दिया गया। जैसे हम छायावादी कविता में देखते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त किया, लेकिन छायावाद की वैयक्तिकता और प्रयोगवाद की वैयक्तिकता में एक अंतर अवश्य हम देखते हैं कि जो छायावाद की वैयक्तिकता है वो सर्वानुभूति में अंत में मिल जाती है। जो छायावाद की वैयक्तिकता है वह एक प्रकार से पूरी मानवता में जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन जो प्रयोगवाद की वैयक्तिकता है वह सर्वानुभूति नहीं बनती, बल्कि वह तो नितांत वैयक्तिकता ही बनी रह जाती है। इस काल की कविता में अहम भाव से युक्त गहन वैयक्तिकता हमें
दिखाई देती है। देखिए, जो अज्ञेय जी की भी स्वयं की जो कविताएं हैं, जैसे नदी के द्वीप, यह दीप अकेला, ये जो कविताएं हैं, इनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि समाज को महत्व दिया गया है। इसमें अज्ञेय जी ने यह बात स्थापित करने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से नदी में द्वीप का अपना एक महत्व है, वैसे ही समाज में भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपना महत्व है। अगली जो प्रयोगवाद की विशेषता हम देखते हैं वह है अतिशय बौद्धिकता। देखिए, हमने देखा था कि प्रगतिवाद में जो प्रगतिवादी कवि थे, उन्होंने बुद्धि की अपेक्षा हृदय पक्ष पर अधिक बल दिया। उनका मानना था कि जो हृदय पक्ष है वह बुद्धि की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन प्रयोगवाद में बिल्कुल इसके विपरीत हुआ और इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता हो गई। उन्होंने हृदय पक्ष को कहीं ना कहीं नकार दिया और अतिशय बौद्धिकता हमें इस काल की कविता में दिखाई पड़ी है। इन कवियों ने सभी तथ्यों का अवलोकन बुद्धि के आलोक में किया है। जितने भी तथ्यों पर इन्होंने विचार किया है, उसमें उनका जो बुद्धि का एक आलोक, बुद्धि का एक प्रकाश है, बौद्धिकता को ध्यान में रखते हुए उन सारे तथ्यों पर इन कवियों ने विचार किया है। और भावनाएं जो कि मनुष्य के हृदय पक्ष से संबंधित रहती हैं, उन सभी भावनाओं पर इनकी कविता में एक प्रश्न चिन्ह सा लगा हुआ दिखाई देता है। जैसे हमने प्रगतिवाद में देखा था कि राग तत्व जो कि भावनाओं से संबंधित है, जो कि हृदय से संबंधित है, वह अधिक प्रबल दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पर जो बौद्धिकता है वह राग तत्व से अधिक प्रबल दिखाई देती है। झुंझलाहट, आक्रोश, विद्रोह, व्यंग्य, सत्य कथन, स्वविश्लेषण, पर विश्लेषण तथा तथ्य निरूपण, इनमें से जो भी इस काल की कविता में दिखाई दी हैं, जो भी प्रवृत्तियां दिखाई दी हैं, या जो भी कथावस्तु या जो भी कथ्य हमें इन सभी से संबंधित दिखाई देता है, उस सब में इन कवियों ने अपनी बौद्धिकता का परिचय दिया है। तीसरी जो प्रवृत्ति हम देखते हैं वह है संशय और प्रश्नाकुलता। देखिए, क्योंकि यदि हम अधिक तर्क करेंगे तो हमारे अंदर जो राग तत्व है, जो हमारे अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि विश्वास और श्रद्धा के एक राग के जो तत्व होते हैं, जो कि हृदय की भावनाओं से संबंधित होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो ये भक्ति है वो तर्क का विषय नहीं है। तो क्योंकि ये जो इस काल के रचनाकार हैं वे बौद्धिकता पर अधिक बल देते हैं, तो जो वो रागात्मिक शक्ति है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो कि संशयों को नष्ट करने वाली होती है, वह जो है वो कहीं ना कहीं रागात्मिक शक्ति नष्ट हो गई, और जिसके कारण इन रचनाकारों की रचनाओं में अनास्था और संशय दिखाई देता है। इन कवियों की कविताओं में बहुत जगह अनास्थावादी स्वर की इनकी आस्थाएं नष्ट हो गई हैं, और ये बहुत सी बातों पर संदेह और संशय भी व्यक्त करते हैं। और क्योंकि इन कवियों के मन में अनास्था है, तो उस अनास्था के कारण ही इन कवियों की कविता में निराशा, कुंठा, वेदना और पाप बोध को भी स्थान मिला है। हम इस संबंध में एक उदाहरण देखते हैं। मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार, बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूं, सुन रही है तू मैं खड़ा यहां तुमको ललकारता हूं। देखिए, जो पूजा जैसी एक भावना है, जो कि एक बड़ी पवित्र भावना मानी जाती है और बड़ी शाश्वत भावना मानी जाती है, उस पर भी इन रचनाकारों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और इसीलिए यही बात कही गई कि इनके मन में बहुत ही संशय रहता है और अनास्थावादी आस्था का कहीं ना कहीं नाश होता हुआ इनकी कविता में दिखाई देता है। अज्ञेय ने कविता लिखी कन्हाई ने प्रेम किया, उसमें कृष्ण के प्रेम पर ही प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगा दिया।
कन्हाई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार, पर उड़ेलते रहे अपना सारा दुलार, उस एक रूप पर जिसे पाया नहीं जो कभी हाथ नहीं आया। कभी तो प्रेयसी में उसी को पा लिया होता, तो दोबारा किसी को प्यार क्यों किया होता। अगली जो प्रवृत्ति हमें इस काल की कविता में दिखाई देती है वह है आस्था की भावना। देखिए यह थोड़ा सा इस प्रकार से लग सकता है कि अभी जो पहली प्रवृत्ति हमने देखी थी अनास्था की भावना और अब देख रहे हैं आस्था की भावना, ये दोनों बड़ी ही विपरीत सी बातें हैं। लेकिन इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि शुरुआत में प्रारंभ में इन कवियों की कविताओं में अनास्था की भावना देखने को मिलती है, लेकिन बाद में इन कवियों ने अपनी कविताओं में जीवन के प्रति आस्था व्यक्त की है। बाद में इन रचनाकारों ने भी यह अनुभव किया कि जो आस्था है वह अधिक शक्तिवान और सहज होते हैं। इन्होंने स्वयं अनुभव किया कि आस्था में बहुत शक्ति है और बहुत ही सहज अभिव्यक्ति की जा सकती है और मनुष्य के प्रति और जो परंपरागत मूल्य हैं उनके प्रति आस्था व्यक्त की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात को समझा और फिर इनकी कविताओं में हमें आस्था की अभिव्यक्ति भी मिलती है। हालांकि ये कवि निराशा, कुंठा, वेदना, पराजय इन सब भावनाओं से ग्रस्त हैं, लेकिन इन्हीं भावनाओं से वे ऊर्ध्वगामी चेतना भी हासिल करते हैं। वे इन्हीं मनोवृत्तियों से जो एक आस्था युक्त जो जीवन की बातें हैं उसकी प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। और जो इनकी रुग्ण मानसिकता हमें इस प्रकार से दिखाई दी थी अनास्थावादी जो प्रवृत्ति थी उसमें, तो उस रुग्ण मानसिकता को ये स्वस्थ आलोक, स्वस्थ प्रकाश प्रदान करते हैं। अगली जो प्रवृत्ति इस प्रयोगवादी काल की है वह है यथार्थवादी चित्रण। तो जिस प्रकार से प्रगतिवादी कवियों ने भी यथार्थ का चित्रण किया, उसी प्रकार से प्रयोगवादी कवियों ने भी सामाजिक यथार्थ का, मनुष्य के पूरे यथार्थ का चित्रण किया। हमने प्रारंभ में ही इस बात पर चर्चा की है कि मनुष्य का उसकी पूरी संपूर्णता में उसके समय और समाज के साथ जो उसके संबंध हैं उस संबंध का यथार्थ चित्रण इस प्रकार इस कविता में किया गया है। हालांकि यह कहा जाता है कि जो ये प्रयोगवादी कविता है वह वैयक्तिकता से प्रभावित रही है, वैयक्तिकता उसके केंद्र में रही है, लेकिन यह हमें जरूर देखना चाहिए कि वो उस वैयक्तिकता के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से समाज तक पहुंचते हैं। जैसे जो नदी के द्वीप कविता या यह द्वीप अकेला कविता हम पढ़ते हैं, उसमें अंग्रेजी वैयक्तिक तो स्वतंत्रता या व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो महत्व देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से वे समाज के बृहत्तर उद्देश्यों तक पहुंचते हैं। ये दीप अकेला कविता में वो साफ साफ कहते हैं कि जो ये व्यक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व है और जो कलाकार व्यक्तित्व है उसे समाज को अर्पण कर देना चाहिए। तो जहां प्रगतिवादी कविता समाज से व्यक्ति की तरफ अग्रसर होती है, वहीं प्रयोगवादी कविता व्यक्ति से समाज की तरफ अग्रसर होती है। और प्रयोगवादी काव्य का जो ये आंदोलन चला या ये जो प्रयोगवादी कविता का दौर चला, उसमें रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध जैसे मार्क्सवादी कवि भी सम्मिलित हुए। तो उसमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण तो हुआ ही है, भले ही वह वैयक्तिकता का विकास होते होते समाज की तरफ गया हो। अगली जो विशेषता प्रवृत्ति हम देखते हैं प्रयोगवादी कविता की, वह है क्षणवाद। इन कवियों ने ये माना कि जो जीवन का एक आनंदमय क्षण होता है वह संपूर्ण जीवन से बेहतर होता है। वे लंबे जीवन को बेहतर नहीं मानते थे, अपितु जीवन का एक वह क्षण, एक वह लम्हा जो कि आनंद में बीतता है, वह उस
पूरे जीवन से, इतने लंबे जीवन से बेहतर है। ये कवि मनुष्य को वर्तमान में जीने की प्रेरणा देते थे। जो भविष्य के स्वर्णिम स्वप्न हैं उनकी अपेक्षा ये वर्तमान में जीने की प्रेरणा जनता को देते हैं। अगली जो प्रवृत्ति हमें इस कविता में मिलती है वह है फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग। अब क्योंकि उस समय तक जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं वे काफ़ी विकसित हो चुके थे और पूरे संसार में उनका प्रचार भी हो रहा था, तो निश्चित रूप से इस काल के कवियों पर भी मनोविज्ञान के उन फ्रायड के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। और फ्रायड ने मनुष्य के व्यवहार को, मनुष्य की जो सुप्त या जो मनुष्य की दबी हुई काम कुंठाएं हैं उनसे जोड़कर देखा था। तो उन काम कुंठाओं के चित्र हमें इस काल के साहित्य में दिखाई देते हैं। तो यह बड़ी ही एक निश्चित बात है कि जो मनोविज्ञान के फ्रायड के विशेषकर रूप से जो सिद्धांत हैं उनका प्रभाव इस काल के काव्य में दिखाई देता है। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम प्रकृति चित्रण को देख सकते हैं। देखिए, प्रकृति चित्रण प्रत्येक युग में होता रहा है, किसी में वह बहुत अधिक होता रहा है, किसी में थोड़ा सा कम मात्रा में होता रहा है। तो इस युग में भी प्रयोगवादी युग में भी प्रकृति चित्रण हुआ है। और हालांकि जो छायावाद में जैसा प्रकृति का बहुरंगी चित्रण हमें मिलता है वैसा बहुरंगी चित्रण और वैसा उस स्तर का प्रकृति चित्रण हमें प्रयोगवाद में तो नहीं मिलता, लेकिन प्रकृति के नए नए चित्र अवश्य ही इस काल की कविता में मिलते हैं। इस काल के कवियों ने भी प्रकृति का आलंबन और उद्दीपक दोनों ही रूपों में चित्रण किया और स्वतंत्र प्रकृति चित्रण भी इस काल के कवियों ने किया है। इस काल में जिन कवियों ने प्रकृति चित्रण किया उनमें प्रमुख नाम हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता और भवानी प्रसाद मिश्र। प्रयोगवाद की अगली जो विशेषता है वह है भदेश या नग्नता। देखिए, कुछ जो ऐसे शब्द या कुछ ऐसी स्थितियां जो कि जिनको असभ्य माना जाता है, जिनको ये माना जाता है कि इस प्रकार की जो अभिव्यक्तियां हैं वे साहित्य में नहीं की जानी चाहिए और सभ्य समाज में इस प्रकार की अभिव्यक्तियां नहीं की जानी चाहिए, जिन्हें प्रायः यह माना जाता है कि यह एक प्रकार से असभ्य शब्द है या गाली गलौज के शब्द हैं, या एक प्रकार से ये कहें कि जो शब्द घृणा उत्पन्न करते हैं ऐसे ऐसे जो शब्द हैं भदेश या बिल्कुल नग्नता से युक्त शब्दों का प्रयोग भी इन कवियों ने अपनी कविताओं में किया। उनका मानना था कि कोई भी शब्द इस प्रकार से वर्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि हम तो जिससे अपने भावों को प्रकट कर सकें उन शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और ये भी उन्होंने एक प्रयोग ही माना था, क्योंकि वे प्रयोग धर्मी कवि हैं। ये कविता में अपने सत्य की भी खोज कर रहे हैं और सत्य को प्राप्त करने के लिए किन राहों पर उन्हें चलना है उसकी भी खोज कर रहे हैं। तो इन्होंने उन शब्दों का या उन भदेश शब्दावली का या उन स्थितियों का अपनी कविता में चित्रण किया है। अब यदि शिल्प की दृष्टि से देखें तो क्योंकि जो शिल्प की दृष्टि से तो इस प्रयोगवादी कविता में अनेक नए नए प्रयोग हों, चाहे वह नए बिंबों का प्रयोग हो, नए नए प्रतीकों का प्रयोग हो, नए नए उपमानों का प्रयोग हो, या फिर भाषा में विविधता पूर्ण शब्दों का प्रयोग हो, नए मिथकों का प्रयोग हो, नए छंदों का प्रयोग हो, उन सभी प्रकार से इस कविता में, प्रयोगवादी कविता में हमें विविधता दिखाई देती है और नए नए प्रकार से बड़ी नवीनता से काव्य के इन उपकरणों का इन कवियों ने प्रयोग किया है। तो क्योंकि ये जो प्रयोगवादी कविता है ये इसी बात पर आधारित है और आज्ञेय जी ने, जैसे कि मैंने बताया था, स्वयं ही ये बात कही थी, तो उसके अनुसार ये तो बात स्पष्ट ही है कि शिल्प के क्षेत्र में इस काल में अनेक प्रयोग किए गए थे। तो आज हमने
प्रगतिवादी युग के बाद की जो कविता, प्रयोगवादी कविता जिसे कहा जाता है, उस प्रयोगवादी कविता के बारे में जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा, और यदि आपकी कुछ समस्याएं या शंकाएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।